अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र, हमारा पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत हैं जी। प्लीज़ सर, मेरी बात ये है कि जैसे हम जब पास आउट हो जाते हैं, फिर हमें जॉब के लिए सर्च करनी है अपनी, फिर हम जब जॉब्स देखते हैं तो उसमें हमें ज़्यादातर होता है कि 3 से अबव जीपीए मांगते हैं। अब 3.5 4 जो बच्चे हैं उनको हो सकता है जीपीए में उनकी हो और वो सिलेक्ट हो जाएं, लेकिन जिनकी 2.5 है 2.8 है वो क्या करें? क्योंकि हो सकता है उनकी क्या नाम है सब्जेक्ट के अंदर इतने ज़्यादा स्कोर ना कर पाएँ हों, लेकिन उनकी स्किल्स अच्छी हों। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, फरमाइए। देखें, सारी कंपनीज़ तो 3 जीपीए नहीं मांगती, कोई हार्डली 10% कंपनीज़ मांगती हैं, जिसमें यूजुअली मल्टीनेशनल्स लाइक यूनिलीवर, पीएनजी होता है। तो देखें, इवन जब आप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने आते हैं तो आपकी 3 तरह से हम टेस्टिंग करते हैं। आपका इंटर का स्कोर क्या है, आपने टेस्ट में कितने मार्क्स लिए, आपने इंटरव्यू कैसा दिया। तो जाहिर है एक आप सोचें, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने बैंक अल्फला ज्वाइन किया तो 8000 एप्लीकेशंस उनके पास आई थी, 700 का उन्होंने टेस्ट लिया, 82 का इंटरव्यू लेकर 32 को जॉब दी। तो कंपनीज कहाँ से फ़िल्टर करें? तो कंपनीज तो फ़िल्टर करेंगी सीजीपीए रख के। अब ये कहना कि इन्होंने फ़िल्टर क्यों रखा है, मैंने कम स्कोर किया, तो दैट इज़ नॉट फेयर। फिर आप कंपनीज अपने लेवल की टारगेट करें। अगर 1000 में से 200 कंपनियां कहती हैं 3 सीजीपीए, तो 800 और कंपनियां भी तो हैं जो सीजीपीए नहीं मांग रही। आप वहां जाके अपना स्किल सेट जो है शो करें, और अगर किसी में स्किल सेट है तो शायद 3 जीपीए भी ले आएगा, मेरा ख्याल है। लेकिन अगर नहीं है क्या, क्योंकि हर एक में तो नहीं होता, तो फिर बाकी 800 कंपनियां हैं ना। अब 3 जीपीए नहीं लाके जाना उस कंपनी में जो 3 जीपीए मांग रही, तो दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर। और दूसरा ये कि दौड़ लगी हुई है यार, ठीक है। अब इसमें मुश्किल तो आएगी, रेस है, आबादी भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो इस रेस के अंदर ये है कि हमें दूसरों पे तनकीद करने की वजह अपने अंदर देखना होगा, अपनी चीज़ों को बढ़ाना होगा। और देखिए हो जाता है ये जो इंसान की अपने अंदर इनकलाब जो है ना, ये कभी भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैट्रिक में बी ग्रेड लाए हो, इंटर में सी ग्रेड लाए हो, तो आज भी वैसे ही रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो है आपके अंदर किसी इस एज ग्रुप में जिसमें आप हो, इसमें तो ज़्यादा एकदम से तब्दीली आ सकती है, तो आप हाई अचीवर बन सकते हो। सर, मैं भी वही बात कर रहा था। जैसे मेरा इंटर हुआ, मेरी जीपीए वो परसेंटेज इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैंने अपना मतलब कोशिश करी, अपने आप को वो करा, निखारा, पॉलिश किया, और मेरी अभी जीपीए अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है कि जी मतलब किसी अगर मैं रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है किसी जॉब के लिए तो उसके काबिल है। लेकिन फिर भी अगर हम जीपीए को ना देखें तो दूसरी तरफ फिर रिसोर्स की बात आती है कि लोग सोर्स के ज़रिए इंडस्ट्री में चले जाते हैं, और जो जिनकी नहीं होती वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये तो आप कभी मत सोचना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का एक मसला है, वो जो एक बहुत बड़ा वो अलग डिबेट है। लेकिन प्राइवेट जॉब्स के अंदर सर जो आपको नौकरी देने के लिए बैठा है ना, कोई भी अपने पैसे ज़ाया नहीं करेगा, वो देगा क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स को ही। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि सोर्स से ये होता है कि किसी की हेल्प की जा सकती है, कि कोई आए यार कि हाँ, मैंने कितने लोग ऐसे देखे कि जिनकी बड़े मुश्किल हालात थे, मैंने अगर कहीं उन्हें भेजा, फ़र्ज़ करें सोर्स तो नहीं कहूँगा कि रेफरेंस से भेजा, तो उन्होंने कहा यार मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ, जो चाहिए रख नहीं सकता, मैं रखूँगा उसको जो कि कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है। मैं आप जितने पैसे बोलेंगे मैं उस बंदे की हेल्प करने को तैयार हूँ। यानी लोग फिलैंथ्रोपी करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, लोग पैसे दे देते हैं, लेकिन जॉब पे नहीं रखते। जॉब पे उसी को रखेंगे जो कॉम्पिटेंट होगा, जो उनका काम पूरा करेगा। अच्छा रिजवान साहब, मैं इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूं कि अगर आपका 3 सीजीपीए नहीं है और आप टारगेट कंपनी करें जिसका 3 सीजीपीए है, तो आप जो बाकी रिमेनिंग कंपनीज़ हैं ना, उनमें आप लग के अगर आप कहते हैं स्किल सेट है, मेहनत करें, 5 साल वहाँ लगा दें या 3 साल वहाँ लगा दें और अपने आप उस लेवल पे ले आएँ, वही 3 जीपीए मांगने वाली कंपनी अब आपकी डिग्री भी नहीं पूछेगी आपसे, वो अब आपको रख लेगी अगर आपका स्किल सेट और परफॉर्मेंस अगली कंपनी में सारा है। डिग्री ने काम नहीं करना, आपने काम करना है। हाँ, ठीक है जी सर। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, शायद अकेडमिया मुझसे इख्तलाफ करे मेरे ओपिनियन से, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये 3.5 और ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के लोग जो है ना, जो रियल इंडस्ट्री में बैठ रहे हो। अच्छा, सर तो बात कर रहे हैं ना कि बाकी 800 कंपनीज़ में जाएं, ये बड़ी वाली में जाएं। मैं कहता हूँ कि बड़ी वाली टेस्ला कंपनी है, आपकी अलीबाबा कंपनी है, ये कहती है कि नहीं आपके पास स्किल हैं, आप आ जाएं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेहरान यूनिवर्सिटी में एक बच्चा पढ़ा था, वो उसकी सारी पासिंग मार्क्स थी, सिर्फ एक जावा में जो है ना उसने ऐसा किया था कि डेनमार्क की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसको बुला लिया कि भाई हमारे पूरा जो रिसर्च होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप करें। उसको जो सैलरी दे रहे थे वहाँ के पीएचडी प्रोफेसर से ज़्यादा थी। तो किसी एक स्किल सेट पे आप काम करें, बाकी ठीक है पास होने तक। हम हर एक चीज़ में जो है ना मास्टर्स नहीं बन सकते, और हमें जो है ना ये अनफॉर्चुनेटली एकेडमिया कहती है कि भाई
इतनी अगर तुम 3.5 और उस चक्कर में तुम इस्लामियात में भी, पाकिस्तान स्टडी में भी, फला में भी, फला में, हर जगह हर उसमें जो है ना आप टॉप पे बनोगे, तो अभी वो दौर नहीं रहा। अभी ऐसी हर फील्ड में इतनी आगे तरक्की हो चुकी है कि आप कोई एक चीज़ पकड़े, उस चीज़ में आप इतने स्किल बन जाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, बड़े बड़े ब्रांड्स आपको रख लेंगे। सर आप जो है ना एकेडमिया की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। एकेडमिया तो 2 पे भी डिग्री दे देता है, 4 पे भी दे देता है। सो दिस कम्स फ्रॉम इंडस्ट्री। तो ये एकेडमिया की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है 3 GPA। नंबर 1, आप जिन कंपनीज की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी हैं, मैंने सिर्फ बड़ी की बात की थी। तो हमारे यहाँ शिफ्ट की ज़रूरत है अभी सर। तो जब शिफ्ट इंडस्ट्री लाएगा तो एकेडमिया को तो कोई इशू नहीं है सर। बिल्कुल। और ये जो सब्जेक्ट्स की दौड़ है ना, मिसाल के तौर पे आजकल बच्चों के लिए उर्दू का पेपर देना सबसे मुश्किल हो गया, जो मैं हैरान हो रहा हूँ। और मैं आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए ये कहना चाहूँगा, मैंने भी पिछले दिनों क्लास 8 की उर्दू की किताब पढ़ी। मेरे जैसे डिबेटर बंदे के लिए भी पढ़ना मुश्किल हो गया, ऐसी उर्दू उसके अंदर लिखी हुई। तो भाई आप इतनी मुश्किल उर्दू दे क्यों रहे हैं कि वो जो बच्चे जो पढ़ना भी चाह रहे हैं वो बागी हो जाएं और वो ना पढ़ें उर्दू। तो और उर्दू का पेपर लाजमी है। इसी तरह जो और उर्दू ज़बान में अब बहुत से बच्चे आज ये बात कर रहे हैं कि जनाब हम उस स्कूल में एडमिशन लेंगे जहाँ इस्लामियात इंग्लिश में होगी। तो अगर हमने इन सारे और फिर ग्रेड्स का भी एक सिस्टम है कि इन चंद सब्जेक्ट्स की वजह से उनके ग्रेड कम हो जाते हैं, उन्हें इसमें भी अच्छे नंबर्स लेकर आने। और उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसमें तो हमें ख़ास तौर पे तवज्जो देनी होगी। ऐसी उर्दू सिखानी होगी जिसमें शौक़ पैदा हो बच्चों को और वो उर्दू पढ़ें। उन्हें को PhD नहीं कराना है क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 और 10 के अंदर। तो ये मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ, इसमें सिलेबस को ज़रा दोबारा रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। जी सर। My name is Amir and I'm from Computer Science Department. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो है वो एक यंग सोशल नेटवर्क भी जो है वो चलाते हैं कंप्यूटर साइंस से हट के। तो कोस्टल बेल्ट से मेरा ताल्लुक़ है और मैं ये क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान की यूथ है वो तकरीबन कोई 29 से 30% जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच पाती है। बाकी जो 70% यूथ है जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके बारे में क्या राय है आप लोगों की, क्योंकि वो भी जो है वो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जी विजय साहब। देखें हम लोगों की तो कोशिश पूरी ये होती है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, और उसका एक एग्जांपल आपका ये कैंपस है जहाँ पे हम आके बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको एक स्टैट्स शेयर करता हूँ कि हमारे पास कराची कैंपस पे 8000 बच्चे अप्लाई करते हैं हर साल, और हम मुश्किल से 1100-1200 बच्चे ले पाते हैं। तो हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है इधर आने की, तो हम आ रहे हैं। इसी तरीके से रिजवान साहब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो हर बंदा, सर ने कहा वो एक आपको ऑफ़र दे के जा रहे हैं। तो जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं उन पे काम बहुत सारा हो रहा है, लेकिन बहुत सारा काम होना भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इट विल ओवरनाइट ठीक नहीं होंगी, इट विल टेक टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको रियलाइज़ कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन है और मैं मैनेजमेंट साइंसेज से हूँ, BBA 4th सेमेस्टर। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह, इनके लिए क्लैपिंग तो करें ज़रा ज़बरदस्त। आपने चश्मा वश्मा पहना हुआ है, अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी आ रही है, खैर दैट्स लुकिंग गुड। थैंक यू सर। सर मेरा जो है क्वेश्चन ये था कि जैसे करियर डेवलपमेंट के लिए जो हमारी यूथ है पाकिस्तान की, तो सर मेरा मानना ये है कि जितनी भी यूथ है वो जो ग्रेजुएट होते हैं या मास्टर्स जो भी पाकिस्तान में रहते हुए कर रहे हैं, तो अगर उनमें स्किल्स हैं और वो अपने करियर डेवलपमेंट के लिए सीरियस है, तो वो यहाँ रहकर भी जो है कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर उनमें स्किल्स नहीं है और बाहर जाके भी वो कुछ नहीं करेंगे, फॉरेन कंट्रीज नहीं है क्या मतलब, स्किल्स तो पैदा की जाती हैं, यस सर, अगर पॉलिश की जाती हैं। यस सर, अगर उन पे वो इम्प्रूव नहीं कर रहे स्किल्स पे, तो वो उनका बाहर जाना भी फजूल है। जैसे कि काफ़ी यूथ है जो यहाँ रहकर अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, वो जो एक्टिविटीज़ हैं या स्टडी को टाइम नहीं देते, तो उनका ये होता है कि हम बाहर चले जाएं, वहाँ जाके कुछ हो जाएगा। तो वहाँ जाके भी वो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पेट्रोल पंप पे जॉब्स कर रहे होते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में, और फिर यहाँ पे आके ये शो करवा रहे होते हैं कि हम बाहर किसी अच्छी फर्म में जॉब कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली बिहाइंड उनके यही होता है कि उनको अपनी स्किल्स पे काम करना नहीं आता, ना ही उन्हें पता होता है कि ऐसा नहीं है। देखिए वो पार्ट टाइम जॉब्स जो होती हैं ना, वो इसी तरह से होती हैं, और वहाँ कोई बुरी बात नहीं है पेट्रोल पंप पे या रेस्टोरेंट में जो जॉब करना, और वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं उसके, तो पर आवर के हिसाब से। तो उसमें ये होता है कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकालते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगर वो जॉब सर ये वो जो
मेहनत करते हैं, एक जो अपनी स्किल्स पे काम ही नहीं कर रहे, अगर उन पे स्किल्स हैं तो वो पाकिस्तान में रहकर भी ठीक है। काफ़ी कुछ कर सकते बहुत हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एक्सेलेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कश्यप मज़हर है और मैं BBA सेमेस्टर 1 से हूँ। बेसिकली देखा जाए, जैसा कि आपने बोला कि जो उर्दू बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान की कौमी ज़बान जिसको हम उर्दू बोलते हैं, आजकल की जो हमारी जनरेशन है बेसिकली वो ये समझती है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम कूल दिखेंगे। बेसिकली इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बिल्कुल अगर आपको ये चीज़ आती है तो आपकी एक स्किल है। लेकिन जो हमारी HSC है उन्होंने जो गाइडलाइंस, जैसे हमारे इस्लामियात सब्जेक्ट है वो हम यहाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं, ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि काफ़ी स्कूल्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको इस्लामियात का सब्जेक्ट भी आपको इंग्लिश में पढ़ा रही है। तो उर्दू का अगर आप बेटर करवाना चाह रहे हो तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको बेसिकली हमारे जो इस्लामियात है, कुरान वो आपका अरबिक में नाजिल हुआ था, डिफरेंट कंट्रीज़ में उनकी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट किया गया। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू, तो अगर हम उसको उर्दू में ही पढ़ें, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जिनको उर्दू में बेसिकली पढ़वाना चाहिए वो उर्दू में ही हो, तो ये हमारी उर्दू भी इम्प्रूव करेंगे और जो हमारी जो जनरेशन है उसको बेसिकली आइडिया भी होगा कि हमारे जो बेसिक हम पढ़ के आ रहे हैं, तो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसका हमें आइडिया हो रहा है, तो HSC को इस बात पे थोड़ा बहुत जो है गाइडलाइंस ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये था बिल्कुल। और देखिए ना, अब तो खैर हमने तो ये मौज़ूआत ही छोड़ दी अपने प्रोग्रामों में और ये डिबेट ही ख़त्म कर दी है। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने किसी और की ज़बान में पढ़कर तरक्की हासिल की, कोई मुल्क ऐसा नहीं है। बिल्कुल। ना अमेरिका है, ना यूरोप का कोई मुल्क है, ना जापान है, ना साउथ कोरिया है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो है ना वो जिस ज़बान में लोग ख्वाब देखते हैं, जो घर में बोलते हैं, उसी में एजुकेशन हासिल करते हैं। और अब हमारे लोग भी जब उन मुल्कों में जाते हैं, जर्मनी जाते हैं तो जर्मन सीखते हैं, पुर्तगाल जाते हैं तो पुर्तगीज़ सीखते हैं, चाइना जाते हैं तो चाइनीज़ सीखते हैं, जापान जाते हैं, यानी हम उनकी ज़बान बल्कि सीख के वहाँ जाके पढ़ रहे होते हैं हमारे बच्चे जो है। तो ये बड़ा चैलेंज है और ऐसा ही होना चाहिए था। और जब हम इन मुल्कों में जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके हाथ में जो मोबाइल है, जापान जैसे मैं गया, मैंने देखा वहाँ पे उनके हाथ में मोबाइल है तो उनकी ज़बान में है, उनका लैपटॉप है तो उनकी ज़बान में, उनकी हर किताब, दुनिया की हर रिसर्च उनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर है, उनका अखबार, उनकी एवरीथिंग। तो वही मुल्क तरक्की करते हैं। और ये इसलिए भी होता है कि आपने ये फैसला करना होता है कि आपने मुल्क की, जैसे चाइना ने किया, कि आपने मुल्क की सारी आबादी के साथ तरक्की करनी है या मुल्क के चंद लोगों को लेकर तरक्की करनी है। हम जो हैं वो, क्योंकि वही हम अंग्रेज़ चले गए और फिर कुछ लोगों ने चाहा कि अब हम इंग्रेज़ बन जाएं, तो उन्होंने चंद लोगों के साथ मुल्क को तरक्की करना चाहा, तो इसीलिए आज हम पीछे रह गए। और बड़ी आबादी जो है हमारी, वो क्योंकि वो तरक्की के दायरे में शामिल नहीं है, तो इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर सका। थैंक यू वेरी मच। इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मुल्क में, दुनिया में जंग चल रही है, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान का अपना जो ट्रेड सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम है वो ख़तरे में है। तो आपको लगता है कि आगे हम जाएं तो हमारे वक्त में सही हो सकता है, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो तब तक क्या डर किस बात का है आपको ये बताओ? डर नहीं हो, नहीं, किस बात का डर है बताओ? डर नहीं है, वो ईमान का मसला है। नहीं, अब आप देखो ना, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की भाई, है, और हमने उनका सारा गरूर जो है खाक में मिला दिया और दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई हुई। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की खासतौर पर फ़ज़ाइया जो वो टॉप लेवल की है। तो इसलिए कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो इकोनॉमिक सिस्टम और ट्रेड सिस्टम तो है, क्योंकि अभी ईरान ने भी सप्लाई बंद कर दी है, तो पाकिस्तान से अभी बंद हो गया है सप्लाई बहुत सारे उनका, और अभी और भी मतलब मुल्क हैं जो सप्लाई बंद करने वाले हैं। नहीं, आप बेफिक्र रहें। इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी हुकूमत पे एतमाद करना होगा, हमें अपनी अफवाज पे एतमाद करना होगा। अभी आपने देखा ना, हमारे फील्ड मार्शल ने ट्रंप से मुलाकात की है, ठीक है, लंच किया उनके साथ। तो इस वक्त कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ये बड़ी बात होती है। तो इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो सेफ़ हैंड्स में है, तो इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत पे एतमाद रखें। इंशाअल्लाह ताला ताकत अमन की ज़मानत है। हमारा टेक्नोलॉजी का निज़ाम जो है, हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, हमारी जो एटमी ताकत है, हमारी जो फ़ज़ाइया है, ये इसीलिए है ताकि
ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रख सके और दुश्मन जो है हमारी तरफ ना बढ़ सके। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इस मुश्किल से निकल जाएगा और आप सब लोग सेफ़ रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम तनवीर अहमद है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो अपनी तालीम के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो उनका जो पीछे जो एक रीज़न होता है वो या तो रिसोर्स की कमी होती है, या तो फिर ऐसी फैसिलिटीज़ जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाती। तो आप तीनों के पास माशाल्लाह से एक एक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान हुकूमत को क्या ऐसी फैसिलिटीज़ और रिसोर्स प्रोवाइड करने चाहिए कि बच्चे बाहर जाने के बजाय यहीं पर रह के अपनी तालीम हासिल करें? ठीक, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। और कोई एनीवन? जी प्लीज़। माय नेम इज़ सुहेल अहमद और मैं ज़ेबिस यूनिवर्सिटी गारो कैंपस के एसएससी का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरा सवाल ये है कि आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं वो कैरियर 2030 के लिए जमा हुए हैं। तो आईटी की जो इंडस्ट्री है वो डे बाय डे रैपिडली चेंज हो रही है। तो पहले तो मेरा आईटी के जो है उनसे सवाल है कि 2030 में कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होंगी जो आएंगी, सर ये जवाब आइडिया होगा जी, इन चीज़ों का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लास्ट दिसंबर में एक रिपोर्ट शाया की थी जो डान में भी पब्लिश हो चुकी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी हो चुकी है और बहुत सारी जगह पे आप गूगल करके देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छा 2030 तो आगे है, मैं दिसंबर में उन्होंने इस साल का कहा था 2025 का, कि 2025 में 97 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, 97 मिलियन का मतलब पौने 10 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। और वो जो है उनमें से जो टॉप 10 रखे थे ना उन्होंने, आप गूगल करके देख सकते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। उनमें से 10 के 10 जो है ना, 2 जो है आपके रिलेटेड आपके MBA और BBA और इनसे हैं, बाकी जो है आपके 8 के 8 आपके IT से रिलेटेड हैं। तो ये तो नंबर इस साल के हैं। अब आगे ये पूरी जो है ना टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी वालों को तो डरना चाहिए ही नहीं। बाकी जो है दूसरी तरफ हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी वालों को तो डरना चाहिए नहीं, लेकिन आप उसके अंदर एक्सीलेंस पैदा करनी है। एक्सीलेंस पैदा लेकिन करनी है, expertise अच्छी बननी है। आजकल जो ये टूल्स और AI वगैरह ये चीज़ें आ गई हैं, इनकी वजह से हम हर चीज़ को जो है ना बस 2 सेकंड में कर लेते हैं। बस यूँ लगाया, कोडिंग स्किल्स वगैरह इन चीज़ों में बस एक प्रॉम्प्ट लिखना है, हर चीज़ जो है ना उसमें हम सुस्त भी ऐसे हो गए हैं कि हमारे मेरे HR मैनेजर हैं, वो मेरे पास एक लेके आए कि ये ChatGPT के दौर के बच्चे हैं, उन्होंने ChatGPT से जनरेट किया हुआ है कि मुझे एप्लीकेशंस लिखनी है जॉब के लिए, कवर लेटर। उसमें उन्होंने वो ब्रैकेट्स में कंपनी का नाम भी नहीं लिखा, वो लिखा हुआ है कंपनी नेम और नीचे वो और सारी चीज़ें। तो इसका मतलब आप कहीं जॉब पे जाएंगे ना, वो हो सकता है आपको एक वाइट पेपर दे दें और उनसे क्या है कि जो एप्लीकेशन आपने लिख के हमें भेजी थी ना, उसकी चलो 50% से ही ऐसी तरह अपने हाथ से लिख के दिखाओ, तो फिर मुश्किल ना हो जाएगा ये जी। मैं जो है ना बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे ज़ेबिस गारो कैंपस का और सर विजय साहब का। वो हमारे पास रेगुलर बेसिस वीकली जो है ना हमारे पास 1 या 2 सेशंस होते हैं जिनमें मैनेजमेंट साइंसेस के और कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट जो है ना टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ के जो है ना सेशंस रखवाते हैं। पिछले हफ्ते में केगल का उन्होंने रखवाया था, हमें बताया कि डेटा साइंस के स्टूडेंट्स जो है ना केगल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं हमारे सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो समर आ रहा है उसमें टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम रखवाया जाए जिनका सर को भी आइडिया हो जो है, तो हम उसमें बिल्कुल बहुत अच्छी डिमांड है। एक्सीलेंट, ज़रूर इसको करेंगे जी। एक्सीलेंट जी। Good afternoon, sir. My name is Maharosh. I am from BBA student in ज़ेबिस गारो. सर मेरा इशू ये है कि पाकिस्तान जो है हमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं ऑफ़र करती, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। लाइक अब हम BBA कर रहे हैं या एनी अदर कोई भी डिग्री कर रहे हैं
तो फिर उसके लिए हमें जॉब के लिए भागना पड़ता है और मुश्किल से कोई 30,000 तक की जॉब मिलती है। लाइक फिर कहते हैं इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी अच्छी डिग्री है, उसके बाद भी तुम 30,000 पे पढ़ी हुई हो। लाइक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है कुछ ऐसे हमें जॉब्स ऑफर करें, लाइक हम वी आर पाकिस्तानी, तो हम पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान का ही नाम रोशन आपको करें। पता है, एक डॉक्टर बनने में सरकार की तरफ से भी और पर्सनल लेवल पे भी, और ख़ासतौर पे अगर आपने सेल्फ फाइनेंस से पढ़ा है, कितना खर्चा होता है। और उसके बाद भी जब डॉक्टर पहली जॉब पे जाता है तो वो भी 35-40 हज़ार पे जाता है। तो ये तो चैलेंज है सर, एक बहुत बड़ा। जी सर, ये चैलेंज है, लेकिन आई थिंक वी शुड नॉट लूज़ होप। अभी जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज जो है डिफ़ाइन कर दिया 38,000 का, तो वो 30 से तो हम आगे आ गए हैं। और फिर इन बच्चों को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि ये अपने CGPS पे बड़ा फोकस करें, क्योंकि वो जो कंपनी जो CGPS देखती हैं तो वो पे भी अच्छा करती हैं। तो यही एक हल है इस वक्त। बिल्कुल, इस वक्त हल ये है कि आप अपनी स्पेशलिटी लाएं किसी खास शोबे के अंदर, तो आपको फिर ज़्यादा पैसे, अगर आप ज़रूरत बन जाएंगे किसी इदारे की तो आपको ज़्यादा पैसे देगा। लेकिन अगर आप एक सिंपल BBA करके जा रहे हैं या सिंपल आप वो काम कर रहे हैं जो कोई भी कर सकता है, तो फिर तो आपको इतने ही पैसे मिलेंगे। आपको थोड़ी मेहनत करके अपनी किसी ख़ास शोबे में स्पेशलिटी क्रिएट करनी होगी और स्टार्ट तो लें। ज़िंदगी में कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, सीढ़ियाँ आगे बढ़ती हैं। आप स्टार्ट लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते चले जाएंगे। जी प्लीज़ सर, इसमें मैं कुछ 2-3 वर्ड्स ऐड करना चाहूँगी। जॉब तो दूर की बात है, देखा जाए जो ऐसे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने बोला कि अगर करंट पोजीशन को हम फोकस करें, हम अपने स्टडीज़ GPA को फोकस करें, तो आगे का हम सोच सकते हैं। सर, उन स्टूडेंट्स का क्या जो मतलब अच्छी GPA लाते हैं, हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी में भी देखें कि ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 4.75 GPA से भी अबव अचीव कर रहे हैं, बट दे आरंट अवेयर ऑफ गेटिंग द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? लेकिन इससे भी पहले हम ये देख रहे होते हैं कि कोई एडवर्टाइजमेंट्स हो रही होती हैं, उसमें बोल रहे होते हैं कि फ्रेशली ग्रेजुएट्स की नीड है हमें। उन स्टूडेंट्स का क्या जो कि फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट कर लें, सेकंड ईयर कंप्लीट कर लें, वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहेंगे, तो इसमें आपका क्या ख्याल है? अच्छा, इसमें देखें, एक तो वो आप 3.75 की बात कर रही होंगी, गालबन 4.75 की बात नहीं कर रही होंगी, क्योंकि 4 तो टोटल GPA है, 4.75 कोई नहीं ला रहा। सो एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि वी हैव डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर इंटर्नशिप। मिस सना इसको देख रही हैं, और आपको इसलिए लग रहा है आपको अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिसी यही है और HEC की पॉलिसी यही है कि आप कम से कम 6 सेमेस्टर कर लें, कि आप इतने पॉलिश तो हो जाएं कि आपको इंडस्ट्री में भेजा जा सके। ठीक है, तो क्योंकि अब आप लोग काफ़ी, आप में से 6 सेमेस्टर क्रॉस करके 7 में आ गए, तो वी हैव बिन अरेंजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स विद यू। तो आप मेरा ख्याल है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है। आज जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो एक हमारे पास गेस्ट बैठे हैं जो अभी 14-15 बच्चों का इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू करके आए हैं। रोहान साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ। तो उसके अलावा कुछ दिन पहले कोडर्स लैब से लोग आए थे, उन्होंने 6-7 बच्चों का इंटरव्यू किया था फॉर द इंटर्नशिप। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने यूनिवर्सिटी में समर के दौरान इंटर्नशिप ऑफ़र की है। तो इंटर्नशिप्स आर देयर, परहैप्स आप रीच आउट नहीं कर रही, तो आई बिलीव यू हैव टू रीच आउट टू अस, राइट? आई गेस सो। चले, आप भी उसमें अगर कुछ ऐड करना। कि जैसे कि सर महबूब ने पहले भी बोला कि जो इंडस्ट्रियल स्टूडेंट्स के बिटवीन जो गैप है उसको नैरो डाउन करना चाहिए। जो कि स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टडी करना, जो उनकी फील्ड है उसके बारे में और जगह स्किल्स डेवलप करना। सो वंस वे दे हैव डेवलप्ड देयर फील्ड एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड देयर फिनिशिंग देयर डिग्री एंड ऑल, सो हाउ डू वी नैरो डाउन द गैप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द इंडस्ट्री? मेरा सवाल ये है कि जैसे बहुत से बच्चे जो अपनी तालीम के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो उनका जो एक रीज़न होता है, या तो रिसोर्स की कमी होती है, या वो फैसिलिटी जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, तो इसलिए वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं अपनी तालीम के लिए। तो पाकिस्तान हुकूमत को ऐसी क्या रिसोर्स जो है प्रोवाइड करने चाहिए जो स्टूडेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऐसा क्या कुछ करना चाहिए कि हमें देखना ही ना पड़े बाहर, हमें सारी फैसिलिटी यहीं मिले। उसके अंदर हमारा तालीमी निज़ाम भी है, और उसके अंदर हमारी एक जो सोशल लाइफ है वो भी है, हमारी जो फैमिली लाइफ है वो भी है, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी है। यानी कोई भी हो, सड़क पे निकलना है तो गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज़ देनी है, क्या चीज़ें ऐसी करनी है कि जिससे जो है हम यहीं पर रहें, हम बाहर जाने का ना सोचें। जो मायूसी कभी हमारे अंदर आ जाती है वो ना आए। आपका यही सवाल है जी? तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इसका आप लोग जवाब दें प्लीज़। ईजी एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हो जाएं,
यानी ये ख्वाहिशात हैं आपकी। ख्वाहिशात ही हैं ये तो। अच्छा, गवर्नमेंट से ख्वाहिशात आप बयान कर रहे हैं जी, प्लीज़। जैसे अमेज़ॉन पहले आया था और अब वापस चला गया है, हाँ, पेपैल है, स्टारलिंक आ रहा है, तो ये चीज़ें हो जाएं तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, यहीं से बैठ के वो बाहर की मतलब यूएस में बैठ के काम कर सकते हैं रिमोटली। एक बहुत बड़ा सवाल जो उठता है ना पर कैपिटल इनकम का है। यानी आज भी हमारा पूरा एनुअल जो पर कैपिटल इनकम है वो यानी $100 मंथली या चलें $120 मंथली है, तो ये बहुत कम है। ये कैसे बढ़ सकता है? ये तो बंदे पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितनी एफर्ट करता है अपनी काम करने में। ठीक ठीक। हमारे साथ डॉक्टर सुल्तान सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं और इन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। इनके लिए तो ज़बरदस्त क्लैपिंग भी होनी चाहिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एक दो चीज़ें इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है द ब्रिज के तौर पे इंडस्ट्री स्टूडेंट को अलाइन कर सकते हैं। वन ऑफ दी एग्जांपल के आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा रूहान भाई जो है वो आए हैं, तो हम लोग जो है इनको अलाइन कर रहे हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी अब स्टूडेंट पे है कुछ अपने आप को प्रूव करें, एक्सेस करें। नहीं, गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे? सवाल था गवर्नमेंट ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी एज अ टीचर मैं यहाँ खुद देखता भी हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होगा। जितनी मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट की अगर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो देखा जाए बांग्लादेश से भी कम है। तो वो इंडिकेटर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, जितनी ज़्यादा मतलब बिजनेसेस ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री और तो ग्रो कर रही है, लेकिन उसको काफ़ी इकोनॉमी का साइज नहीं बढ़ रहा ना। साइज जब तक नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे? गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट आएगी तो साइज बढ़ेगा। गवर्नमेंट को ऑब्वियसली फैसिलिटेट करना होगा। गवर्नमेंट जो है वो इतने हैवी टैक्सेस के साथ जाएगी तो ऑब्वियसली बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसका। बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने। एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट जी। एनीवन गवर्नमेंट की एडवाइस? जी, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। नो डाउट गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हमारे हक़ में अच्छी नहीं हैं, और वो कोशिश भी कर रही है किसी हद तक कि ये पॉलिसीज़ जो हैं हमारे हक़ में अच्छी हो जाएं। इन अदर साइड हमें भी देखना चाहिए कि हमारी सोर्सेज क्या हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ें। अगर हमारा ख़र्चा 100 रुपये में नहीं हो रहा तो हम उसको 200 क्यों कर रहे हैं, हम उसको 50 पे क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो अगर ये भी हमारे एंड से अच्छा हो जाए, गवर्नमेंट की साइड से भी अच्छा हो जाए, तो मेरे ख्याल में इसमें एक बड़ा इसमें सब कुछ बेहतर हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? दोनों साइड ने करना है, लेकिन बात यह है कि जैसे भी वहाँ से सवाल आया था कि कुछ भी करने आपको 30,000 से जॉब का आगाज़ करना पड़ रहा है। अच्छा, 30,000 भी ज़्यादा लगेंगे अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ले ले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो इनका खर्चा होता है वो प्राइवेट अच्छी हो जाए, लोकल ट्रेन चलनी शुरू हो जाए। मिसाल दे रहा हूँ, पानी आपको ख़रीदना ना पड़े, पानी आपको पास आ रहा हो, बिजली का जो इतना महंगा बिल है वो कम हो जाए, आपका जो सेहत का निज़ाम है वो फ्री है लेकिन वो बहुत रश है तो प्राइवेट में ही जाना पड़ता है फिर तालीमी निज़ाम जो है जिसके जितने पैसे हैं, यानी बहुत सारा काम आपको खुद अपने पे करना है। जो हुकूमत अगर कुछ अपने ऊपर ले ले तो ये 30,000 भी ज़्यादा लगे फिर आप कहेंगे नहीं यार इसमें गुजारा हो रहा है, ये 50,000 में भी गुजारा हो रहा है, लेकिन खुद क्योंकि सब कुछ करना है तो 30,000 क्या आपको अगर 1 लाख 2 लाख भी मिल जाए तो भी इसमें गुजारा नहीं है। रिजवान भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ कि अगर ये सब चीज़ें करनी है इससे पहले हमारा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर होना चाहिए। हम लोगों को घर पे जाकर सबसे पहले तो टेंशन यही होती है कि लाइट है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है। हम लोग बेसिक नेसेसिटीज़ से निकलेंगे तो ही तो कुछ ग्रो कर सकेंगे ना। इसके लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये चैलेंज है। ये चैलेंज है। अच्छा, आपने घर तक डायरेक्ट आप चलेंगे? एग्जैक्टली सर, ट्रैफिक आधे से ज़्यादा घर जाने से पहले जो रास्ता है इसकी भी जरूरी है बात करना। बिल्कुल ऐसा ही है सर, रोड्स के हालात भी आपके सामने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपका घर तक पहुंचते ही आप ट्रेन हो चुके होते हैं, जिस स्ट्रेस के अंदर होते हैं, और फिर घर पे जाके पता चले पानी नहीं है। बिल्कुल। और फिर जो है वो पीने का पानी भी वाला जो वो भी नहीं आया अभी तक, तो उसको चलो वो प्रोग्रेस पे फिर हम कैसे ध्यान देंगे? बिजली का बिल इतना महंगा जो है वो आ रहा है, टैक्सेस उसमें इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं इसमें जो दोनों साइड से होना है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये उसको करना होगा। अगर उसे टैक्सेस हुकूमत आवाम से चाहिए तो फिर उसे कुछ देना भी होगा। वो सिर्फ चाहे कि जनाब मैं आवाम से टैक्स ले लूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और कुछ दो नहीं, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है, फिर ये गाड़ी चलेगी नहीं।
जी, मेरा नाम डॉक्टर अमीनुल्लाह अमान है। मैं स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर में ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये बहुत पुरानी बात हो गई कि गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ का जो ब्रेन है वो बाहर ना जाए। तो मैं तो कहूँगा कि इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि नाउ वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज ना। तो अब हम पाकिस्तान या यूरोप या फिर यूएई, हम कोई अलग अलग कंट्रीज़ नहीं है, अब हम एक वर्ल्ड है। तो जैसे वहाँ के लोग, हमें गवर्नमेंट को बजाय इसके पे इस पे काम करे कि यहाँ का बंदा वहाँ ना जाए, बल्कि ऐसे माहौल पैदा करे कि वहाँ का बंदा आकर यहाँ पर जो है ना काम करे। इससे जो है ना, जो हम इकोनॉमी के साइज़ की जो बात कर रहे थे या दूसरे इंडिकेटर की बात कर रहे थे, वहाँ का बंदा यहाँ के काम करे ये नहीं, वहाँ पर मकसद आप वहाँ की जॉब जो है आप यहाँ बैठ के कर रहे हो। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ का बंदा यहाँ कैसे आएगा? भी उन्होंने बताया पानी, बिजली, सड़क, ट्रैफिक, वो बहुत बड़ा मसला है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि ये ज़रूर कह सकते हैं कि, और ये अपॉर्चुनिटी हम भी देते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हम भी देते हैं कि आपके पास आप यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आपको जॉब देने वाला बैठा हुआ, उनकी कंपनीज हों, और यहाँ कम पैसों में लोग मिल जाते हैं, तो यहाँ बैठे हुए आप वहाँ के एम्प्लॉय बने हुए हो। देखिए रिजवान साहब, मैं जो कहना चाह, जैसे फॉर एग्जांपल यूएई है ना, यूएई के अंदर पूरी दुनिया का टैलेंट जो है ना आता है, और अपने मुल्कों को छोड़ के, इंग्लिश कंट्रीज़ को छोड़ के वहाँ पे आता है, क्योंकि उनको टैक्स फ्री जो है ना इन्वायरमेंट वहाँ पे मिलता है, तो उनको वो ज़्यादा अर्न करते हैं, तो वो वहाँ से छोड़ के यहाँ आते हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ बुलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान, सुन तो लेना, मैं हैरान भी हो रहा हूँ ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, हमें माइंडसेट करने की ज़रूरत है कि हम इस पे काम करें कि गवर्नमेंट जो है, हम ऐसा एनवायरनमेंट हमारे मुल्क में डेवलप हो, ये जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस किया जाए, ऐसा जो है ना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डेवलप हो कि लोग जो है, जिस तरीके से यूएई हमसे जो है ना 3 घंटे 4 घंटे के डिस्टेंस पे है ना, तो हम भी जो है ना आज ये सारी आवाज़ें हम इसीलिए उठा रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पा रहा ना। और आगे तो करना है, आने वाले 10 सालों में भी दिला रहे हैं, ऐसा होता हुआ उसी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं ना सर, तवज्जो तो दिला रहे हैं, होप्स लूज नहीं करनी है ना असल में। अच्छा, उसी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चले, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी सर, आप फरमाएं सर। अच्छा देखें, ये सवाल इनके जवाब का ही देना है भाई, तुम्हारा आखिरी सवाल जो है ना नौजवान, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशूज़ जो हैं वो ऑलरेडी रेज हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो 3 मेजर इश्यूज़ हैं, वो एक तो हेल्थ है, एजुकेशन है और आपका ट्रांसपोर्ट है। लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव से आगे जाके बात करूँगा, वो ये है कि अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हम में से कितने लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो, आई अंडरस्टैंड। हम सर कोई रास्ता भी तो मिले जाने का। सर छोटी छोटी पोजीशन से जा सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं। आप देखें, जब हम लोग पढ़ते थे तो एक आध क्लास में बच्चा ऐसा होता था जो कहता था कि मैं सियासत में जाऊंगा, लेकिन अब कोई नहीं कह रहा। आपका इनिशिएटिव है जैसे यूथ पार्लियामेंट वाला, उसमें भी देखें उस तरह बच्चे नहीं आ रहे, उनका वैसा पार्टिसिपेशन नहीं है जैसा होना चाहिए। तो मेरा तो पर्सपेक्टिव यही है कि ये इशूज़ चलते रहेंगे, इनको रिजॉल्व करना वो टेक टाइम, बट दिस इज़ ऑल्सो हाई टाइम कि हमारी थोड़ी बहुत अपनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। कहीं ना कहीं बच्चों को जाना चाहिए उस तरफ। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का पार्ट इनको बनना चाहिए। और अब तो बहुत पुरुमीद रहना चाहिए कि कोई भी वजीर MN MP बन सकता है, ऐसा ही है। अब तो कोई मसला भी नहीं है इतना, है ठीक है जी सर। दोनों साइड से प्रॉब्लम्स हैं, मगर मैं गवर्नमेंट के साइड से जो प्रॉब्लम है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा चश्मा पहन रखा है, गलत वाला चश्मा, जिसको उस चश्मे से वो जो देख रहा है, उस चश्मे से उनको जो रिजर्व जो असेट नज़र आ रहे हैं ना, वो कोयले की सूरत में नज़र आ रहे हैं, वो ऑयल की सूरत में नज़र आ रहा है, कोई दूसरे सूरत में नज़र आ रहे हैं, इनके सूरत में नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जो करोड़ों यूथ है हमारे पास, ये जो जहन है, ये अगर यहाँ से बैठ के स्किल्ड होके बाहर के लिए काम करें, आपको IMF के पास जाके गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि हमें $1 अरब जो है वो उधार दे दो, हमें इतने उधार दे दो। ये गलत चश्मा पहन लिया है गवर्नमेंट ने कि भाई हमारे पास तेल के रिजर्व हैं, फलां रिजर्व है। एक्चुअल रिजर्व ये आपके सामने बैठा हुआ है। ये करोड़ों यूथ हैं, उनको स्किल्ड करें, इनके ब्रेन से काम लें। ये जो है आपको करोड़ों अरबों डॉलर, खरबों डॉलर बाहर से लाके यहाँ पे देंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और टैक्स लगा दिया ई-कॉमर्स के ऊपर, उल्टा है 18%। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और कई सालों से जा रहा हूँ। आपके पास ज़ैबिस यूनिवर्सिटी घारो कैंपस में आज पहली बार आया हूँ, लेकिन शायद मैं कहूँगा कि पिछले 1-2 सालों में जितनी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, मुझे इतना मज़ा कहीं नहीं आया जितना यहाँ पर आया है। जितने ज़बरदस्त सवालात यहाँ पे हुए हैं और
जितने फ़िक्रमंद आप लोग नज़र आए हैं और जितना पुरुमीद भी आप लोग नज़र आए हैं और जितना सोच आप रहे हैं, देखिए सोचेंगे तो ही आप कुछ किसी रिज़ल्ट पे पहुंच पाएंगे, तो ही आप सवाल करेंगे और फिर उन सवालों के जवाब सामने से भी मिलेंगे और ख़ुद आप भी ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पर आके और इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ हम जाना चाहेंगे कि इंशाल्लाह जो डिमांड्स आपने की हैं, अरबाब इख्तियारी प्रोग्राम देख रहे हैं, इस तरफ फोकस करेंगे और आपके सवालों के जवाब जो हैं वो जो आज शायद कुछ नहीं मिल पाएँ, वो फिर मुख्तलिफ़ ख़बरों की सूरत में जो आप देखते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही होती हैं, वो जवाब उनको आपको वहाँ से मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। रिजवान जाफर, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।